नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं मिट्ठू स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सुनेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का जलवा और आप सब अपने हाथ में थाम के रखिए सूजी का हलवा। तो आगे बढ़ते हैं हम कहानी के ऊपर। मूवी की स्टोरी है 2 घंटे 47 मिनट की, थोड़ी लंबी है पर मूवी में आपको बहुत सारे गाने, बहुत सारे रंग और करण जौहर का 7 साल की बात का कमबैक दिखेगा। साथ ही साथ आपको दिखेगी माइंड ब्लोइंग 80s और 20s की लव स्टोरी, दोनों का फ्यूजन और दो फैमिलीज के बीच के क्लैशेस, लव और बहुत सारे एंगल्स। मूवी शुरू होती है एक बड़ी सी बिजनेस पार्टी में हमारे रॉकी के डांस परफॉर्मेंस से, जहां मिलता है बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड उनके फादर तिजोरी धनराज को, जो कि धनलक्ष्मी स्वीट्स के सीईओ हैं। यहाँ हम देखते हैं रॉकी का डांस करना उनके फादर तिजोरी धनराज और दादी धनलक्ष्मी AKA जया बच्चन जी को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके लिए रॉकी धनलक्ष्मी स्वीट्स का फ्यूचर सीईओ है, तो उसे एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करना चाहिए। पार्टी के दौरान रॉकी के दादा कंवल जी AKA हमारे धर्मेंद्र पाजी एक स्ट्रेंज लेडी को किस कर लेते हैं और उसे जामिनी कहकर बुलाते हैं। इस सिचुएशन को रॉकी तड़ाके से आकर संभाल लेता है। यहाँ हम देखेंगे रॉकी के दादा कंवल जी मोस्टली बीमार रहते हैं, उनकी मेमोरी बीच बीच में लॉस होती रहती है। नेक्स्ट सीन होता है घर का, जहाँ डॉक्टर आती है और कंवल जी का इलाज करती है। वो कहती है कि ये जामिनी जो है, जिनका नाम ये बार बार ले रहे हैं, उन्हें बुलाएं। शायद उनके आने से कंवल जी की मेमोरी ट्रिगर हो जाए और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहने लगे। ये बात सुनकर दादी धनलक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे हम देखेंगे कि रॉकी अपने दादाजी को संभालता है और उनसे बातें करता है। दादाजी बुक शेल्फ की ओर डायरी की तरफ पॉइंट करते हुए जामिनी का नाम लेते हैं। दादाजी को सुनाकर रॉकी डायरी अपने रूम में लाता है और अपने फ्रेंड से बातें करते हुए जब डायरी खोलता है तो उसे उसमें एक यंग लेडी की किसी कॉफ़ी शॉप में बैठी फ़ोटो मिलती है। एक फ़ोटो का टुकड़ा जिसके पीछे लिखा होता है जामिनी। रॉकी जब ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे किसी रानी चैटर्जी, जो कि किसी चैनल पे एक टॉक शो की होस्ट हैं, और जामिनी चैटर्जी, जो कि रानी चैटर्जी की दादी हैं, ये पता चलता है। रॉकी अपने फ्रेंड के साथ रानी चैटर्जी के ऑफिस जाता है रानी से मिलने, और यहाँ हम देखेंगे हमारी रानी AKA आलिया भट्ट की एंट्री, जो कि एक प्रॉपर बंगाली, बहुत ही सुंदर, एजुकेटेड, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लेडी के रूप में नजर आती है। सीन शिफ्ट होता है रानी के घर पे, जहाँ रानी डिनर टेबल पर दादी जामिनी के सामने कमल नाम लेती है। ये सुनकर जामिनी जी थम सी जाती हैं और अपने रूम में चली जाती है, जिनके पीछे रानी भी जाती है। जामिनी जी रानी को फोटो का दूसरा टुकड़ा दिखाती हैं, जिसमें उसी कॉफ़ी शॉप में बैठे कमल जी की फ़ोटो होती है। यहाँ जामिनी बताती है कि वो जब शिमला 7 दिन के लिए घूमने गई थी तो कंवल जी से मिली और दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया, क्योंकि दोनों पहले से शादीशुदा थे और दोनों पर फैमिली का प्रेशर और जिम्मेदारियां थीं, इसलिए आपस में बात कर अलग हो गए। इस पर रानी जामिनी को फोटो का दूसरा टुकड़ा दिखाती है। नेक्स्ट सीन में आगे हम देखेंगे कि रानी रॉकी को मिलने बुलाती है और मिलकर अपनी दादी जामिनी और कंवल जी की लव स्टोरी की हिस्ट्री बताती है। इस पे दोनों एक मीटिंग फिक्स करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉकी के घर पर रानी की फैमिली और रॉकी की फैमिली का होता है आमना सामना। यहाँ दोस्तों मैं आपको दोनों फैमिली का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रॉकी की धनराज फैमिली में दिखेगा आपको पंजाबी तड़का, जहाँ दादी धनलक्ष्मी जी का एक छत्र राज चलता है, जो ईगो में हाई, दिल से लो और एक पावरफुल बिजनेस वुमेन है, जिन्होंने अपनी मेहनत से धनलक्ष्मी स्वीट्स को 1000 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचा दिया। आगे नंबर आता है रॉकी के पापा धनलक्ष्मी जी के बेटे तिजोरी धनराज का, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और ममा के बहुत लाडले हैं। इन शॉर्ट
प्योर मामाज बॉय हैं। माँ की हर आज्ञा का पालन इस कदर किया है कि पापा कंवल से चाह कर भी प्यार कर नहीं पाए और बीवी बच्चों के साथ सही से कभी जुड़ नहीं पाए। अगला नंबर आता है रॉकी के दादा कंवल जी का, जो इस कहानी के लवर बॉय हैं। इन शॉर्ट बूढ़ों के इमरान हाशमी। कंवल जी पूरी लाइफ शेरो शायरी से नाता जोड़े रहे, जिस वजह से वाइफ धनलक्ष्मी ने ना इन्हें कभी समझने की कोशिश की, ना ही इन्हें वो इज्जत दी। कंवल जी आज भी उन 7 दिनों के प्यार को और जामिनी को कभी भूल नहीं पाए। आगे है नंबर रॉकी की प्यारी माँ का, जिनका कभी सपना था सिंगर बनने का, पर शादी के बाद सपने कहीं छूट से गए और अभी उनका परम कर्तव्य है पति की सेवा करना और सास की हर आज्ञा का पालन करना। आखिरी में आते हैं रॉकी की फैमिली में गायत्री जी, रॉकी की बड़ी बहन, जो वेट में ओवर वेट हैं और बाप दादी के डर से हमेशा चुप रहती हैं। जब भी मुंह खोलती हैं तो कुछ भी सही से बोल नहीं पाती। इनके कई सारे रिश्ते टूट चुके हैं उनकी वेट की वजह से। और आखिरी में नंबर आता है हमारे पंजाबी मुंडे रॉकी का, जिन्होंने जिम जाके बनाई है रफ एंड टफ बॉडी, 6 पैक एब्स, पर दिल से है वो सॉफ्टी, और जिसके ऊपर है धनराज खानदान के इकलौते बारिश होने का बहुत सारा बोझ। अगला कैरेक्टर है रॉकी की बड़ी बहन गायत्री, जो बेट में ओवर बेट है। हमेशा बाप और दादी के डर से सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो, कभी कुछ सही से बोल नहीं पाती, छुप छुप कर ट्रेडिंग करती है क्योंकि वो जानती है फैमिली में इसे कोई समझेगा नहीं। कई सारे रिश्तों से रिजेक्ट हो चुकी है और इस वजह से दादी और पापा दोनों ही काफ़ी परेशान रहते हैं। और लास्ट में कैरेक्टर आता है हमारे रॉकी पंजाबी मुंडे का, जिसने जिम जाकर रफ एंड टफ बॉडी बनाई है, 6 पैक एब्स बनाए हैं, पर दिल से वो बिल्कुल सॉफ्टी है, और जिसके ऊपर है धनराज खानदान के इकलौते बारिश होने का बहुत सारा बोझ। चलिए अब चलते हैं रानी की बंगाली फैमिली की तरफ। फैमिली की सबसे बड़ी हैं दादी जामिनी जी AKA शवाना आजमी मैम। ये फैमिली ओरिएंटेड, मन से मजबूत, अपने आर्टिस्टिक नेचर, क्लासी अंदाज से बंगाली कल्चर की झलक देती हुई एक प्यारी सी दादी, बहुत अच्छी माँ और एक बहुत ही अच्छी सास हैं, जिन्होंने ऊपर से अपने प्यार को दबाकर लाइफ टाइम अपनी जिम्मेदारियां निभाई, पर आज भी दिल से कंवल जी को प्यार करती हैं और याद करती हैं। अगला कैरेक्टर है रानी की माँ अंजलि चैटर्जी का, जो कि एक वेल एजुकेटेड, क्लास से भरपूर लिटरेचर टीचर हैं, जो आज के ज़माने की सोच रखती हैं और यही वैल्यूज़ उन्होंने अपनी बेटी रानी को भी दिए हैं। लास्ट कैरेक्टर है रानी की फैमिली में उनके पिता चौंदान चैटर्जी का, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के फादर और हस्बैंड हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी पत्नी की तरक्की में उनका सपोर्ट किया है और कभी भी अपनी पत्नी की तरक्की से जले नहीं हैं। चौंदन चौटर्जी एक प्रोफेशनल कथक डांसर हैं, डांस टीचर हैं, जमाने और लोगों के हर ताने को एक्सेप्ट करके चलने वाले, जिन्होंने अपनी कला और अपनी बेटी से बहुत प्यार किया है, चाहे कोई कुछ भी कहे। चलिए वापस चलते हैं हम कहानी में। फाइनली होती है रंधावा हाउस में कंवल जी और जामिनी जी की मुलाकात, पर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता। कंवल जी जामिनी जी को देखकर पहचान ही नहीं पाते, उनको मेमोरी लॉस का इशू जो था। ये सब रंधावा फैमिली और बंगाली फैमिली नोटिस कर रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में रानी की फैमिली उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से ना जाने कैसे कंवल जी उठते हैं और एक गाना गुनगुनाते हैं, जो शायद कभी वो जामिनी जी के लिए गुनगुनाते होंगे। गाना कुछ इस तरह से है, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। जी हाँ, पूरी मूवी में करण जौहर ने ओल्ड और न्यू सॉन्ग के बहुत सारे तड़के डाले हैं और बैकग्राउंड का म्यूजिक जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं जामिनी और कंवल का रीयूनियन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक, ये गाना, धर्मेंद्र पाजी की और सवाना मैम की टॉप नॉच एक्टिंग आपको अपने प्यार की याद दिला सकती है। लेकिन 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 कोई भी प्यार सिर्फ खूबसूरत कैसे हो सकता है?
अगर गुलाब हैं तो कांटे तो होंगे ही। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि तिजोरी धनराज और धनलक्ष्मी दोनों के दिल में नफरत, साफ नफरत दिख रही थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इस नफरत की वजह से इन्होंने कमल जी को आगे जामिनी से मिलने तो देना था नहीं, तो रॉकी और रानी बनाते हैं प्लान, और यहाँ से शुरू होता है छुप छुपाकर कमल और जामिनी को मिलवाने का सिलसिला। इधर जहाँ कमल और जामिनी का अधूरा प्यार फिर से पूरा हो रहा था, वहीं रानी और रॉकी की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थीं। बार बार मिलने पे रॉकी के दिल में रानी के लिए आ जाती हैं फीलिंग्स, और आगे हम देखते हैं कि रानी का आता है बर्थडे, जिस पे रॉकी उसे देता है एक सरप्राइज़, जो कि रानी को बहुत पसंद आता है। साथ ही रॉकी रिंग लेकर आया था उसे प्रपोज़ करने के लिए। ये बात रानी समझ जाती है, और इससे पहले कि वो उसे प्रपोज़ करता, वो घर जाने का बहाना बनाकर ये टाल देती है। बेचारा रॉकी पॉकेट में ही रिंग रखे रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जामिनी और कमल जी को मिलवाने के लिए रॉकी और रानी फिर से इकट्ठा होते हैं, तो फिर से रॉकी ने एक ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया होता है। ये इस बार एक खास रानी को प्रपोज करने के लिए था। इस बार रॉकी रानी को प्रपोज कर भी देता है, पर रानी कहती है कि ये सब एक फन था, हमारा करीब आना एक फ्लिंच था, हम दोनों प्यार में नहीं हो सकते क्योंकि हम बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से। मैं बहुत ही एजुकेटेड हूँ, फ़ॉरेन से डिग्रियाँ ली हैं, इंडिपेंडेंट हूँ, और तुम मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी फैमिली मेरी जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारी फैमिली में 24 घंटे सिर पे पल्लू रखने का रिवाज है, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। रॉकी इतना सब सुनकर भी रानी को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर रानी उसकी सुनती नहीं। इस पर रॉकी बहुत हर्ट होता है और जाने लगता है, पर ना जाने कैसे अचानक से वहाँ तिजोरी और धनलक्ष्मी जी पहुँच जाते हैं। वो ना सिर्फ रॉकी और रानी को एक साथ देखते हैं, बल्कि कंवल और जामिनी को भी साथ देखते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और रॉकी को घर ले जाते हैं। घर ले जाकर वो उसे वो सुनाते हैं जो शायद रॉकी ने कभी नहीं सुना होगा। बेचारा रॉकी, एक तो उसका दिल टूटा था, ऊपर से फैमिली वालों के इतने सारे ताने। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारी रानी को शिमला जाना पड़ता है अपने टॉक शो की वजह से और किसी एनजीओ के काम से। इधर रॉकी भी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है अपना टूटा दिल समेटते हुए। होना भी यही था, बेचारा इकलौता बारिश जो ठहरा, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। रानी शिमला तो चली जाती है, पर उसका दिल शायद रॉकी के पास रह जाता है। शिमला जाकर रानी का दिल कहाँ ही लगना था, वो हर घड़ी रॉकी को मिस करती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो रॉकी से प्यार में है। जिधर भी जाती है उसे रॉकी नज़र आता है, वो उसी को इमेजिन करती है और उसके अंदर दिल्ली वापस लौटने की बेचैनी बढ़ सी जाती है। होता भी वही है, वो जल्दी जल्दी दिल्ली वापस आती है और रॉकी के ऑफिस के आगे उसी स्टाइल में कार रोककर खड़ी होती है जैसे कभी रॉकी उसका इंतज़ार किया करता था, वही गाना बजाते हुए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। रॉकी उसे देखता है पर इग्नोर कर देता है। वो इससे इतना हर्ट जो था, पर रानी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो भी अपनी कार में बैठ के रॉकी की कार को चेज़ करती है और वन वे में ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी घुसा देती है। रॉकी की कार को टक्कर मारते हुए गाड़ी रोकती है। इस पर रॉकी अपनी कार से रुकता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। रानी उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कहती है, रॉकी प्लीज़ कभी तो चुप हो जा और मेरी भी सुन लिया कर, और उसे घुटनों पे बैठ के प्रपोज करती है। हमारा रॉकी हमेशा से दिल का सॉफ्ट ही रहा है, वो इमोशनल हो जाता है और मान जाता है। आगे रानी रॉकी से शादी के लिए पूछता है, जिस पे रानी कहती है, थोड़ा होल्ड करो रॉकी, अभी तो हमारे बीच प्यार होना शुरू ही हुआ है। शादी करना इतना आसान नहीं होता। शादी सिर्फ हमारी नहीं होगी, हमारी फैमिलीज़ की भी होगी। हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। हमेशा से रिवाज रहा है, लड़की ही अपना सब कुछ छोड़कर लड़के के घर जाती है और सब कुछ एडजस्ट करती है। यही बातें करते हुए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 3 महीने के लिए फैमिली स्विच करेंगे। मतलब रॉकी जाएगा रानी की बंगाली फैमिली में उसकी फैमिली से घुलने मिलने के लिए, और रानी आएगी रंधावा हाउस में धनलक्ष्मी और रॉकी की फैमिली का दिल जीतने के लिए।
और यहाँ दोनों की मुसीबतें शुरू होती हैं, एक्चुअल की मुसीबतें शुरू होती हैं। बेचारा रॉकी कुछ ज़्यादा ही बेचारा हो गया है। हमारा पंजाबी मुंडा कहाँ वो रंधावा फैमिली का इकलौता चिराग जिसे हर काम आगे में परोस करके मिला हो। इस प्रोग्रेसिव बंगाली फैमिली में जहाँ सब कुछ सेल्फ सर्विस है, उसे सारा काम खुद से करना पड़ता है और बेचारे को ना गैस चलाना आता है ना ही कॉफ़ी बनाना। भारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बेचारे को। उधर हमारी इंडिपेंडेंट ख्यालों वाली रानी जो बहुत कोशिश करती है धन लक्ष्मी और इसकी फैमिली से घुलने मिलने की, पर धन लक्ष्मी ने ठान रखी थी कि वो रानी को यहाँ ज़रा भी टिकने नहीं देगी। हर पल वहाँ रॉकी की माँ और सिस को वो गुलामी करते हुए देखती है। वो देखती है कि कैसे उन दोनों की अपनी ना कोई लाइफ है ना कोई डिसीजंस हैं। सब कुछ तिजोरी और धन लक्ष्मी डिसाइड करते हैं और उनके ऊपर रूल करते हैं। बस एक कंवल जी ही थे जिनके दिल में रानी के लिए थोड़ी जगह थी और वो उनके साथ घुल मिल पाती थी, बैठ पाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रानी रंधावा हाउस में रॉकी की माँ को रात के टाइम सिंगिंग करते हुए देखती है और उनकी बहुत तारीफ़ करती है। इस पे उनकी माँ चुप हो जाती हैं और कुछ पल के बाद कहती हैं कि शादी से पहले मेरा सपना था सिंगर बनने का। रानी पूछती है अब आंटी? वो कहती है शादी करना ही लड़की का सबसे बड़ा सपना है, यही हमें बचपन से सिखाया गया है। रानी गायत्री को ट्रेडिंग करते हुए देखती है पर कुछ कहती नहीं। इन शॉर्ट आप देख पाएंगे कि रंधावा फैमिली में सभी के अपने अपने ड्रीम्स थे, पर धन लक्ष्मी और उसके बेटे तिजोरी की वजह से सभी चुप रहते थे। उधर रॉकी रानी की माँ अंजलि चैटर्जी की हेल्प करने की कोशिश करता है, उनको शॉपिंग पे लेके जाता है, पर बेचारे को पता तो होता नहीं। अंजलि चैटर्जी आती हैं लॉन्जरी की शॉपिंग के लिए, जिससे रॉकी बहुत अनकंफर्टेबल होता है और साफ कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इस पे अंजलि चैटर्जी कहती हैं कि सालों से औरतें मर्दों के कच्चे साफ करते आई हैं, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तुम मेरी यहाँ सिर्फ ये खरीदने में हेल्प करने आए हो और तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। ये जान लो कि ये मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सिस्टर और सभी औरतें पहनती हैं। ये सुनकर रॉकी चुप हो जाता है और उसकी सोच में हम थोड़ा सा बदलाव देखते हैं। आगे रानी रॉकी की माँ और गायत्री दोनों फिर से रात में किचन में मिलते हैं और उनका एक बहुत अच्छा भरत मिलाप हम देखेंगे। तीनों आपस में गाने गाते हैं, नाचते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान रानी रॉकी की मदर का सिंगिंग का वीडियो एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए उनसे बिना पूछे अपलोड कर देती हैं, जो कि खुशी की बात है, सिलेक्ट भी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉकी जब इवनिंग में ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर चैटर्जी हाउस वापस लौटता है तो जामिनी जी एक बंगाली सॉन्ग गुनगुना रही होती हैं। वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो कि एक गेट टुगेदर पार्टी का हिस्सा होते हैं। रॉकी बहुत लाउडली अपने पंजाबी वे में जामिनी जी को अपलॉड करता है, जिसका बाकी सारे बंगाली कल्चर के लोग एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। रॉकी उनके बीच खुलना मिलना चाहता था, पर रानी की माँ अंजलि चैटर्जी इंटरप्ट करते हुए कहती हैं कि रॉकी तुम काफ़ी थक गए होगे, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। रॉकी इसे समझता है, वो काफ़ी हर्ट होता है पर कुछ कहता नहीं, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉकी की फ्रेंड की ग्रैंड इंगेजमेंट पार्टी होती है, जहाँ चैटर्जी फैमिली और रंधावा फैमिली दोनों ही इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर धन लक्ष्मी जी एक षड्यंत्र करती हैं और वो रानी के फादर चंदन चैटर्जी का नाम अनाउंस करवाती हैं स्टेज पर एक डांस परफॉर्मेंस के लिए। होता भी यही है, वो डांस करने जाते हैं और स्टेज पर जाके वो धन लक्ष्मी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था कि आगे क्या होना है। वो एक बहुत ही अच्छा कथक डांस परफॉर्मेंस देते हैं, पर ये किसी को वहाँ समझ नहीं आता। सभी पंजाबी लोग थे, लाउड नॉइज़, लाउड म्यूज़िक पसंद करने वाले। सभी लोग उनको अपलॉड तो करते हैं पर सीरियस पे में नहीं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इस बात से चंदन चैटर्जी बहुत हर्ट होते हैं। अगला सीन शिफ्ट होता है रानी की फैमिली के ऊपर, चैटर्जी हाउस में, जहाँ रॉकी बहुत ही इमोशनल वे में चंदन चैटर्जी से सभी का मजाक उड़ाने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। इस पर चंदन चैटर्जी का रिएक्शन होता है
कि हमने भी तो तुम्हारा मजाक उड़ाया था, गेट टुगेदर पार्टी में तुम्हें शामिल नहीं होने दिया। और वो अपने दिल की बात रखते हैं कि कैसे बचपन से ही वो एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते थे, पर हर जगह पे उनका मजाक उड़ाया गया। उनके बाबा ने उनको समझने की कोशिश नहीं की। वो उन्हें इस बात के लिए मारते थे, इनफैक्ट उनको ही नहीं, उनकी माँ जामिनी को भी मारते थे। कैसे वो जहाँ भी जाते उनका मजाक बनता। जब उन्होंने डांस एकेडमी ज्वाइन की थी तो उस टाइम वो अकेले मेल डांसर थे, पर फिर भी सभी की बातें सुनते हुए उन्होंने सारे ताने सहे, सब एक्सेप्ट किया और आज वो एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल डांसर हैं। ना कि सिर्फ डांसर, वो एक बहुत अच्छे कथक टीचर भी हैं। इस पर रॉकी भी अपनी दिल की बात खोल कर रखता है और रानी की माँ अंजलि चैटर्जी को कहता है कि मैं ऐसा ऐसे ही नहीं हूँ, मैंने बचपन से जो जो सीखा है इसीलिए मैं ऐसा हूँ। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, इतनी एजुकेटेड हैं, क्या आपको चाहिए कि आप मेरा मजाक उड़ाएं? ये बात रानी की माँ को भी इमोशनल कर देती है और फाइनली रानी की फैमिली को रॉकी बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेती है। रॉकी भी खुद में बहुत सारे चेंजेस लाते हुए नज़र आता है। वो सेल्फ सर्विस करना सीख जाता है, कॉफ़ी बनाना सीख जाता है, कॉफ़ी सर्व करना सीख जाता है और सबसे ख़ास बात, वो चंदन चैटर्जी का स्टूडेंट बनता है। जी हाँ, कथक स्टूडेंट, और उनसे कथक सीखना शुरू करता है। इधर हम देखते हैं मूवी में कि कैसे रॉकी तो रानी की फैमिली में घुल मिल गया था, पर रानी का अभी भी पूरी तरह से सबका होना रंधावा हाउस में बाकी रह गया था। अब हम आते हैं मूवी के आखिरी पड़ाव में, जहाँ रानी की फैमिली हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा का पंडाल बनवाती है और एक ग्रैंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रानी के पापा चंदन चैटर्जी और रॉकी उनको एकम्पनी करते हुए एक बहुत अच्छा कथक परफॉर्मेंस देते हैं। ये देखकर रॉकी के पापा तिजोरी और उनकी दादी धनलक्ष्मी बहुत ही नाराज़ होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो रॉकी को घसीटते हुए पंडाल से बाहर लेके जाते हैं और बहुत कुछ सुनाते हैं और सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो रानी की फैमिली को कहते हैं। बार बार रानी की फैमिली को घटिया बोलते हैं। ये रानी अचानक से आकर सुन लेती है और रॉकी के फादर का हाथ झटक देती है। यहाँ पे रॉकी रानी की ही साइड ले रहा होता है और उसकी फैमिली की साइड से बोल रहा होता है, पर जैसे ही रॉकी के फादर का हाथ रानी झटकती है, रॉकी बहुत नाराज़ हो जाता है और वो रानी को बोलता है कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरे फादर से इस तरह से बिहेव करने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे रॉकी का सारा गुस्सा रानी पे शिफ्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी तकरार हो जाती है। ये तकरार इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्रेकअप तक चली जाती है। वो वर्बली एक दूसरे को ब्रेकअप बोलकर अपनी अपनी फैमिलीज़ में वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रंधावा हाउस का, जहाँ एक अलग ही लेवल का बवाल मचा होता है। सब अपनी अपनी तरफ से बगावत पे उतर आते हैं। रॉकी ने तो बगावत कर ही दी थी प्यार करके, कंवल जी तो कब से बगावत पे उतरे हुए थे और अब बारी थी रॉकी की माँ और उसकी बहन गायत्री की। गायत्री फिर से अपनी बिहेवियर के कारण जानबूझकर एक रिश्ता तोड़वा देती है, जिस पे उसके फादर और उसकी दादी धनलक्ष्मी बहुत नाराज़ होते हैं और इस पे पलटकर गायत्री कहती है कि मैं आज अगर इतनी मोटी हूँ ना तो इसकी वजह आप दोनों हैं। आप दोनों ही इन्हें ही इतने ताने दे देकर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो कर रखा है और अब जब मेरा मन होगा तब मैं शादी करूँगी। और वो किसी ट्रेडिंग कंपनी का नाम लेती है जिसे वो ज्वाइन करने वाली है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी की माँ तो पहले ही सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई थी। वो जाकर वहाँ गाना भी गा आती हैं और ये गाना वो सबके सामने इतने तमाशे के बीच, कैन यू इमेजिन, इतने तमाशे के बीच टीवी पे प्ले करती हैं। ये देखकर रॉकी के फादर तिजोरी धनराज उससे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, जिस पे बीच में रॉकी आकर बोलता है कि आप इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकते, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊँगा, अपनी माँ और अपनी बहन को साथ में लेके जाऊँगा। जिस पे धनलक्ष्मी काफ़ी बदतमीजी और गुस्से से रॉकी से बात करती हैं, तो रॉकी भी पलट कर जवाब देता है, जिस पर तिजोरी बीच में इंटरप्ट करता है कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रॉकी भी पलट कर बोलता है, आप भी मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब सभी लोग
तिजोरी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो बीच में इंटरप्ट करते हैं धर्मेंद्र पाजी, जो आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए फैमिली टूटने मत देना। ये बोलते हुए वो रोते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग होता है हम सभी के लिए। उनकी डेथ से तिजोरी के दिल को बहुत झटका पहुंचता है और वो बहुत नर्म हो जाते हैं। अगला सीन हम देखते हैं दादाजी के अंतिम संस्कार का, जहाँ पे जामिनी चटर्जी भी आती हैं, रोती हैं। इतना सब होने के बावजूद भी धन लक्ष्मी का ईगो थोड़ा भी डाउन नहीं होता। अभी भी वो उतने ही अकड़ में थी। परिवार जाए तो जाए भाड़ में, वो अपनी अकड़ में रहेंगी। पर तिजोरी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करता है, अपनी बीवी को एक्सेप्ट करता है, जैसे वो हैं वैसे ही। ये सब देखते हुए आगे हम देखेंगे कि रानी बेचारी अपना टूटा दिल लेकर चैटर्जी हाउस में होती है, जहाँ पे उसे उसकी गलती के लिए उसकी माँ, उसके फादर और दादी तीनों ही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए उसे रॉकी के फादर का हाथ नहीं झटकना चाहिए था, क्योंकि वो गलत कर रही थी। इस पे रानी चुप रह जाती है और उसने तो मान ही लिया था कि ब्रेकअप हो गया। पर ऐसा कहाँ होता है। करण जौहर को यहाँ हैप्पी एंडिंग जो देनी थी हमें, होता यूँ है कि तिजोरी और उसकी वाइफ दोनों ही रॉकी को लेकर के रानी के घर जाते हैं और रानी से उसका हाथ मांगते हैं। तिजोरी रानी को सॉरी बोलता है और रानी को बताता है कि रॉकी उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है। रानी दौड़ते हुए जाती है और बाहर जाके जब वो देखती है तो रॉकी ने उसके लिए पूरे बैंड बाजे के साथ इंतज़ाम किया होता है। यहाँ दोनों का फिर से होता है मिलाप, दोनों गले लगते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन हम देखेंगे और फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। हम देखते हैं आगे कि अरे रुको यार, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी ख़त्म नहीं हुई। धन लक्ष्मी का भी तो कुछ करना है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि धन लक्ष्मी ने एक लेटर लिखा होता है रानी को, जिसमें वो मेंशन करती है कि बेटा सामने से तो मैं कभी तुमसे माफ़ी मांग नहीं पाऊँगी, लेकिन लेटर में लिख के माफ़ी मांग रही हूँ और साथ ही अपना ख़ानदानी लड्डू बनाने का नुस्खा तुम्हें भेज रही हूँ। और हमें देखते हैं रानी और रॉकी की बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग और यहाँ पे मूवी एंड होती है। मूवी जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। बड़े पर्दे पे देखने का अलग ही मज़ा है, बड़े सारे रंग मिलेंगे अपने आप को। अगली बार मिलती हूँ आपसे मैं, मिट्ठू। आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड डू